नमस्ते। ज्योतिष के इस खास ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली की उस नींव को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक गाइड के तौर पर मैं आपको चार्ट के इस सबसे फाउंडेशनल एरिया के एक शानदार टूर पर ले चलूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट देखते हैं। हम सबका ध्यान अक्सर 10th हाउस पर जाता है। हमारा करियर, दुनिया हमें कैसे देखती है, हमारा पब्लिक स्टेटस, राइट? एकदम शोर शराबा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट 4th हाउस क्या है? ये वो एकदम शांत, अनदेखी और प्राइवेट जगह है जहां आपकी असली संतुष्टि बसती है। मतलब जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं और कोई आपको नहीं देख रहा होता, तब आप अंदर से कैसा फील करते हैं, वो आपका 4th हाउस बताता है। आज के इस ट्यूटोरियल के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। 1. The private sanctuary explained. 2. Maternal bonds and the moon. 3. Indicators for real estate. 4. Sukh bhav and inner peace. 5. How planets shift the vibe. और 6. Avoiding common chart reading mistakes. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। 1. The private sanctuary explained. हम अपना ये टूर ना इस एस्ट्रोलॉजिकल व्हील के एकदम बॉटम से यानी सबसे निचले हिस्से से शुरू करते हैं। यही वो जगह है जो हमारी पूरी इमोशनल दुनिया की नींव है। संस्कृत में इसे बहुत ही खूबसूरती से सुख भाव कहा गया है। सुख मतलब खुशी, कंफर्ट और स्टेबिलिटी। आप इसे अपनी लाइफ का वो एंकर या लंगर मान सकते हैं जो आपको ग्राउंडेड रखता है। यह तय करता है कि आपके अपने घर की चारदीवारी में आपको कैसा महसूस होता है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, 2 मैटरनल बॉन्ड्स एंड द मून। अब जब हम इस घर के अंदर आ ही गए हैं तो चलिए इसके मेन मेंबर्स से मिलते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, माँ वो पहली देवी है जिससे आप जीवन में मिलते हैं। और सच कहूं तो ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि 4th हाउस का सीधा कनेक्शन हमारी माँ या मातृ आकृतियों से होता है। अब ये कनेक्शन कैसा होगा? यहाँ एंट्री होती है चंद्रमा की। अगर चार्ट में 4th हाउस में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो समझ लीजिए कि माँ के साथ एक बहुत ही स्ट्रांग और डीप इमोशनल बॉन्ड होगा, ऐसा कि दूर रहकर भी वो हमेशा आपके पास है। लेकिन अगर यही 4th हाउस पीड़ित है, मान लीजिए शनि का प्रभाव है, तो एक बहुत ही सख्त या दूरियों वाला रिश्ता बन सकता है। और अगर मंगल हो तो शायद इस रिश्ते में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट या गुस्सा देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, 3 इंडिकेटर्स फॉर रियल एस्टेट। इमोशन से थोड़ा बाहर निकलकर अब जरा इस घर की ईंट पत्थरों वाली बनावट पर बात करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपना घर या जमीन कब लेंगे, तो यही वो भाव है जो आपको जवाब देगा। अगर जुपिटर यानी बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रह यहाँ हैं तो प्रॉपर्टी के लेन देन बहुत स्मूथ होते हैं, लंबी अवधि का ओनरशिप मिलता है। लेकिन अगर राहु या केतु का असर आ जाए तो फिर डिले यानी देरी और रुकावटें झेलने के लिए तैयार रहिए। अरे हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अगर इस घर का 8th हाउस से कोई कनेक्शन बन जाए तो अचानक से कोई पुश्तैनी जमीन या विरासत मिलने के चांसेस बन जाते हैं। टॉपिक नंबर 4 सुख भाव एंड इनर पीस। देखिए, भौतिक दीवारों से परे ये भाव आपको घर के अंदर महसूस होने वाली सिक्योरिटी और इनर पीस देता है। आपकी रिलैक्स करने की क्षमता, लाइफ को एंजॉय करने का तरीका और बाहरी दुनिया की टेंशन से खुद को बचाने का शील्ड, ये सब 4th हाउस ही है। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, करियर सेट है, लेकिन अगर 4th हाउस वीक है ना, तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे, घर आकर भी दिमाग ऑफ नहीं होगा। इसीलिए स्ट्रेस रिलीफ के लिए अक्सर इसी भाव से जुड़े एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताए जाते हैं। अब आते हैं 5वें टॉपिक पर, 5 हाउ प्लैनेट्स शिफ्ट द वाइब। हर घर की एक अलग वाइब होती है, राइट? और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस घर में कौन सा ग्रह मेहमान बनकर आया है। ये चार्ट देखिए, अगर सूर्य है तो घर में प्राइड और गवर्नमेंट से जुड़े कनेक्शंस होंगे। मंगल है तो कॉन्फ्लिक्ट्स या शायद मिलिट्री जैसा डिसिप्लिन होगा। बुध यानी मर्करी यहाँ एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्पेस बनाता है, मतलब एक ऐसा घर जो होम बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट हो। और अगर शुक्र यानी वीनस है तो घर किसी लग्जरी रिजॉर्ट से कम नहीं होगा, एकदम आर्टिस्टिक और सुंदर। इसके अलावा भी कुछ ग्रह हैं। जुपिटर आपके घर में एक तरह की स्पिरिचुअल स्पेशियसनेस लाता है, एकदम पॉजिटिविटी। चंद्रमा है तो इमोशंस में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शनि आ गया तो समझ लीजिए स्ट्रिक्ट रूल्स और हर चीज में डिले। और राहु या केतु, ये आपको एकदम अनकन्वेंशनल या विदेशी जगह पर ले जाकर बसा सकते हैं, मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की,
6. Avoiding common chart reading mistakes. अपने इस टूर को खत्म करने से पहले चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर बात करते हैं जो अक्सर बिगनर्स कर देते हैं। एक कंप्लीट और परफेक्ट रीडिंग के लिए सिर्फ मेन चार्ट देखना काफी नहीं है, आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करनी है। पहला, मेन राशि चार्ट देखिए। दूसरा, चंद्रमा की पोजीशन एनालाइज कीजिए। और तीसरा, जो सबसे क्रूशियल है, नवांश या D9 चार्ट जरूर चेक कीजिए। ये D9 चार्ट ना आपके उन गहरे कर्म और पारिवारिक पैटर्न्स को खोलकर रख देता है जो अक्सर मेन चार्ट में छिप जाते हैं। कुछ और चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, जैसे 4th हाउस के लॉर्ड यानी स्वामी की हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि उस घर में बैठे ग्रह। हम अक्सर सिर्फ मिलेफिक या अशुभ ग्रहों पर फोकस करते हैं, पर कमजोर शुभ ग्रह भी दिक्कत दे सकते हैं। साथ ही याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ जमीन या घर नहीं है, इसमें आपकी गाड़ियां यानी व्हीकल्स भी शामिल हैं। और सबसे जरूरी बात, दशा पीरियड्स को इग्नोर मत कीजिए। प्रॉपर्टी या घर के बड़े रिजल्ट्स अक्सर किसी खास दशा पीरियड में ही मिलते हैं। तो इस पूरे ट्यूटोरियल के खत्म होने पर मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। भौतिक ईंट पत्थरों से परे आपका 4th हाउस आपकी सच्ची आंतरिक शांति या ट्रू इनर सेंचुरी खोजने के बारे में क्या बताता है? आपकी जन्म कुंडली में असली खुशी आखिर बसती कहाँ है? इस ट्यूटोरियल में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपनी कुंडली के रहस्यों को ऐसे ही डिकोड करते रहिए।